फैल चुका था। एक भयानक जंगल में एक सेनापति जैसा दिखने वाला लंबा चौड़ा कड़कती आंखों वाला व्यक्ति घायल अवस्था में घोड़े पर दौड़ता जा रहा था। अचानक वह गिर पड़ा। तभी वहां पर तलवार लेकर दो सैनिक आ पहुंचे और पहला सैनिक दूसरे सैनिक की ओर देखकर बोला, वो देखो, वो घायल है, अब उसे मारना आसान होगा, चलो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर एक बार वो उठ के खड़ा हो गया ना, तो फिर हम दोनों पर भारी पड़ जाएगा। इससे पहले कि वो उठे, उसकी गर्दन ही धड़ से अलग कर देते हैं। चलो। दोनों सैनिक तलवारें लेकर लंबे चौड़े घायल व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। एक सैनिक मुस्कुराते हुए घायल व्यक्ति से बोला, आदित्य, अब तुम्हारा समय खत्म होने को है। सैनिक उसकी गर्दन पर तलवार चलाने ही वाला था कि तभी आकाश में बिजली चमकी। दो हाथ अचानक से आदित्य को ऊपर खींच ले गए और वह देखते ही देखते गायब हो गया। ये देखकर दोनों सैनिक हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे ये कहाँ गया? आखिर हुआ क्या था? पता नहीं क्या हुआ। चलो जल्दी से इस बात की खबर भैरव को देते हैं। चलो। इतना कहकर दोनों सैनिक वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब आदित्य की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल में पाया। वह उठकर खड़ा हो गया। आदित्य ने देखा कि वह एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी उसे पेड़ के अंदर से आवाज आई, तुम्हारा इस नगरी में स्वागत है। इतना बोलते ही रंग बिरंगी किरणों से वहां पर एक सुंदर सोने की सड़क बन गई। इस सड़क से होते हुए तुम इस जंगल के पार जा सकते हो। तुम सुरक्षित हो। ये देखकर आदित्य बुरी तरह डर गया और दर्द से लड़खड़ाता हुआ इधर-उधर देखने लगा। ऐसे मत देखो, तुम जिस स्थान पर हो वहाँ की हर वस्तु तुम्हें जादुई लगेगी। एक काम करो, मेरे पेड़ की पत्ती तोड़कर अपने जख्म पर लगा लो, तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा और दर्द भी दूर हो जाएगा। आदित्य ने अनिच्छा से पेड़ की पत्ती तोड़ी और उसे अपने जख्म पर लगा लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से आदित्य का घाव भर गया और दर्द भी गायब हो गया। हाँ, आखिर ये कौन सी नगरी है? मैं कहाँ आ गया हूँ? इतना कहते ही आदित्य ने सोने की सड़क पर कदम रख दिया और अगले ही पल खुद को एक विशाल महल की छत पर पाया। चारों तरफ सुंदर सुंदर मकान थे और सभी घर सोने के बने हुए दिख रहे थे। दूर एक नदी भी चमकती हुई दिखाई दी जो सोने की लग रही थी। तभी आदित्य के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। आदित्य पलटा तो उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। मैंने तुम्हें समय पर बचा लिया, नहीं तो कुछ देर पहले तुम्हारा अंतिम दिन होता। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? और ये कौन सा स्थान है? तुम एक वीर पुरुष हो और तुमने जिस लड़की से प्रेम किया है वह कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या मतलब? जिस लड़की की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसी के कारण तुम अब तक जीवित हो। तुम कहीं और नहीं आदित्य, बल्कि तारों की दुनिया में हो। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह चौंक गया। तारों की दुनिया? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? सुंदर स्त्री आकाश की ओर इशारा करके बोली, जरा आकाश को गौर से देखो आदित्य, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम कहाँ हो। आदित्य ने आकाश की ओर देखा। वहाँ एक नहीं बल्कि दो चंद्रमा चमक रहे थे। वह जैसे ही स्त्री की ओर मुड़ा, अगले ही पल उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और आदित्य बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब आदित्य की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक तालाब के किनारे लेटा हुआ पाया। सामने उसे एक सुंदर गांव दिखाई दे रहा था। आदित्य तुरंत उठकर खड़ा हो गया, मगर
उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। वह उस गांव को बड़े गौर से देखने लगा। तभी वहां से एक स्त्री गुजर रही थी। वह स्त्री आदित्य को बड़े ध्यान से देखने लगी। सुंदर कन्या, कृपया बताइए ये स्थान कौन सा है और इस गांव का नाम क्या है? बुद्धे, तुझमें लाज शर्म की कोई चीज है या नहीं? तुझे मुझे बेटी कहना चाहिए, ना कि सुंदर कन्या। ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बड़ा जवान और सुंदर व्यक्ति हो। इतना कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। आदित्य आश्चर्य में पड़ गया कि उसने उसे ऐसा क्यों कहा। आदित्य की नजर तालाब के पानी पर गई। उसने जब अपनी परछाई देखी तो दंग रह गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। वह अब एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहा था। अरे आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? आदित्य ने अपने हाथ पैर देखे जो अब कमजोर और झुर्रीदार हो चुके थे। वह एक 80 साल का बुजुर्ग बन चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। आदित्य लड़खड़ाते कदमों से कुछ दूर चला ही था कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसी समय पास में 2 गांव के युवक बैठे हुए थे। लगता है ये पागल बूढ़ा है। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने इस बूढ़े को पहले तो यहाँ गांव में नहीं देखा। इधर दूसरी ओर रतनगढ़ की राजकुमारी सुकन्या महल के बगीचे में गहरी सोच में घूम रही थी। तभी वहाँ उसका चाचा भैरव पहुँचा। क्या हुआ राजकुमारी सुकन्या, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? चाचा, कल से सेनापति आदित्य लापता है। उसका कोई पता नहीं चल रहा। भैरव गंभीर हो गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, सच कहती हो। मैंने भी कल आदित्य को नहीं देखा। वो हमारे राज्य का सेनापति है। उसका इस तरह गायब होना चिंता का विषय है। अगर आज शाम तक वापस नहीं आया तो मजबूरन मुझे किसी और को सेनापति नियुक्त करना होगा। ये क्या कह रही है? क्या आपको लगता है आदित्य जैसा कोई दूसरा सेनापति मिल सकता है? हाँ, मजबूरी है सुकन्या। बगैर सेनापति के राज्य में बगावत फैलने में देर नहीं लगती। मुझे विश्वास है कि आप जो भी फैसला लेंगे मेरी भलाई के लिए लेंगे। 10 वर्ष की उम्र में मैंने अपने पिता को खो दिया। मैं आपको अपने पिता के समान ही दर्ज देती हूँ। आपने मेरे पिता के जाने के बाद मुझे इस राज्य की राजकुमारी घोषित कर दिया और शासन की बागडोर मुझे सौंप दी। वरना दूसरे चाचा तो अपनी ही भतीजी को सत्ता के लालच में रास्ते से हटाने में देर नहीं लगाते। क्योंकि तुम्हारा पिता विक्रम मेरा बड़ा भाई है और मैंने विक्रम को हमेशा अपने पिता का ही दर्जा दिया है। इतना कहकर भैरव वहाँ से चला गया और राजकुमारी सुकन्या बेचैन होकर वहीं खड़ी रह गई। इधर आदित्य जो अब एक बूढ़ा बन चुका था, गांव से दूर एक दूसरे रास्ते की ओर चल पड़ा। मगर वह कुछ ही दूर पैदल चला था कि अचानक उसे चक्कर आ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब आदित्य की आंख खुली तो उसने स्वयं को तालाब के किनारे बेहोश पड़ा पाया। वह लड़खड़ाता हुआ उठकर बैठ गया। अरे आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? पहले तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बूढ़ा कैसे हो गया। मैं इस गांव से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन घूम फिर कर इसी तालाब के किनारे वापस आ जा रहा हूँ। अरे अब तो मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इतना कहकर आदित्य धीरे धीरे कदमों से गांव के अंदर प्रवेश कर गया और एक ढाबे के सामने खड़ा होकर गरम गरम बनती हुई रोटियां को देखने लगा। इत्तेफाक से वहाँ गांव का मुखिया भी बैठा हुआ था। ये सामने खड़ा बूढ़ा कौन है? ये तो हमारे गांव का नहीं है। अब पता नहीं मुखिया जी, कल से तो हमारे गांव के आसपास ही मंडरा रहा है। लगता है कोई पागल वागल है। तभी मुखिया आदित्य की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही हो। वह कुछ देर तक बोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। ये देखकर मुखिया मुस्कुराया
ओह, लगता है कोई पागल इंसान है, लगता है भूखा है। एक काम करो, इसे कुछ खाने को दे दो, बेचारा पागल है, नहीं तो मर जाएगा। दे दो। ढाबे वाले ने कुछ रोटियां और बची हुई थोड़ी सी सब्जी और दाल आदित्य के सामने रख दी। आदित्य बड़ी तेजी से रोटी, दाल और सब्जी खाने लगा। चलो ठीक है, अब जाओ यहाँ से, जाओ। आदित्य चुपचाप वहाँ से चला गया। आदित्य के जाते ही मुखिया ढाबे वाले से बोला, सुनो, अगर अगली बार तुम्हारे ढाबे पर आए तो इसे भोजन दे दिया करना, इसका खर्चा मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? किसी भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, और मैं अपने पुण्य के काम में किसी और को भागीदार क्यों बनाऊं? बताइए भला। ये सुनकर मुखिया मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। उधर आदित्य तालाब के किनारे बैठ गया और अपने आप से बोला, अरे आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? पहले मैं एक बूढ़े में परिवर्तित हो गया, फिर जब गांव के मुखिया ने मुझसे पूछा तब मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ रखा हो। तभी आदित्य को कुछ दृश्य ध्यान आए। अगले ही पल उसके दिमाग में तेज धमाका हुआ। ये आखिरकार कैसे संभव है? मुझे याद ही नहीं आ रहा कि जब वो सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए थे तब मुझे किसी ने ऊपर खींचा था, और उसके बाद मैंने अपने आप को एक ऐसे संसार में पाया जहाँ के पेड़ बात कर रहे थे। हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, मैंने स्वयं को एक महल की छत पर खड़े हुए पाया था, और मेरे सामने एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसने मुझे कहा था कि मैं तारों की दुनिया में खड़ा हूँ। इसका मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध कहीं न कहीं तारों की दुनिया के साथ है। इधर रात के समय भैरव महल से निकलकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े का रुख उसने सीधे जंगल की दिशा में कर दिया। कुछ देर बाद भैरव एक गुफा के बाहर खड़ा था। आसपास विचित्र सन्नाटा था। भैरव घोड़े से उतरकर गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर मशालें जल रही थी और एक व्यक्ति गुफा के भीतर लेटा हुआ आराम कर रहा था। अचानक वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और भैरव की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? आदित्य का काम तमाम हुआ कि नहीं? मैंने सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया था, वो सैनिक कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। तभी वहाँ दो सैनिक पहुँचे। ये वही सैनिक थे जो आदित्य को मारने का प्रयास कर रहे थे। भैरव ने सैनिकों के लटके हुए चेहरे देखकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों का चेहरा ऐसा लटका क्यों है? और तुम तो 5 सैनिक थे, 3 कहाँ हैं? महाराज, आदित्य ने 3 सैनिकों को बड़ी फुर्ती से हमारी आंखों के सामने मार डाला, लेकिन हमने बड़ी चालाकी से उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, और फिर भी वो हमारी पहुंच से दूर भागने लगा। हम भी उसके पीछे दौड़े और एक स्थान पर आदित्य गिर पड़ा। हम दोनों तलवार निकालकर उसकी गर्दन काटने ही वाले थे कि तभी अचानक से आकाश में से बिजली चमकी और 2 हाथ न जाने कहां से प्रकट हो गए और आदित्य को ऊपर खींच ले गए। ये सुनकर भैरव चौंक गया। ऊपर खींच ले गए? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि जैसे ही उन दोनों ने उसे ऊपर खींचा, अगले ही पल आदित्य वहां से गायब हो गया। ये सुनकर भैरव बुरी तरह से चौंक गया। गुफा में मौजूद व्यक्ति भी बुरी तरह चौंक गया। देखते क्या हो, इन दोनों सैनिकों को खत्म कर दो। आदेश पाते ही भैरव ने अपनी तलवार निकाली और दोनों सैनिकों पर वार कर दिया। दोनों सैनिक चीख मारते हुए वहीं ढेर हो गए। अरे आखिर मुझे कब तक निर्दोष सैनिकों की हत्या करनी पड़ेगी बड़े भाई? एक तो आपने अपनी ही पुत्री के सामने अपनी मौत का नाटक किया और तब से खुद को गुफा में बंद कर रखा है। आखिर आपको अपने मकसद में कामयाबी कब मिलेगी? गुफा का व्यक्ति जो कि राजा विक्रम था, रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो भैरव, लेकिन तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है कि राजकुमारी सुकन्या मेरी सगी पुत्री है? भैरव ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या मतलब है आपका? बरसों पहले जब मैं जंगलों में भटक रहा था,
तब एक तांत्रिक ने मुझे एक प्राचीन किताब दी थी। उस किताब में तारों की दुनिया के बारे में वर्णन था। उसमें एक सिद्धि का जिक्र था। अगर मैं अपनी ही पत्नी की बलि देकर एक खास राक्षस की पूजा करूं, तो तारों की दुनिया की एक राजकुमारी पृथ्वी लोक पर प्रकट हो जाएगी। जब वो राजकुमारी 20 वर्ष की हो जाएगी, तब एक विचित्र अमावस्या की रात को उसकी बलि देने पर बलिदान कर्ता को असीम शक्ति की प्राप्ति होगी। वो शक्ति उसे तारों की दुनिया और पृथ्वी दोनों का स्वामी बना दे। भैरव गहरे सदमे में था। वह धीरे से बोला, क्या बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब राजकुमारी सुकन्या आपकी सगी पुत्री नहीं है? नहीं, सुकन्या तो तारों की दुनिया की राजकुमारी है। मैंने उसे पाने के लिए अपनी पत्नी की बलि दी थी। भैरव अब भी अविश्वास में था। उसने कहा, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आदित्य को कभी भी सेनापति नियुक्त नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि आपने आदित्य को मरवाने में जल्दबाजी कर दी। आदित्य सुकन्या से केवल प्रेम करता था। उसकी हत्या बाद में भी करवाई जा सकती थी। विक्रम भड़क गया और गरजते हुए बोला, बकवास मत करो भैरव। मुश्किल ये नहीं थी कि आदित्य सुकन्या से प्रेम करने लगा था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि सुकन्या भी आदित्य से प्रेम करने लगी थी। और तुम्हें समझना चाहिए, सुकन्या कोई साधारण लड़की नहीं है। वो राजकुमारी है, राजकुमारी, जिसे मैंने वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद प्राप्त किया था। और अगर सुकन्या का दिल पृथ्वी के किसी साधारण मानव के साथ बंध जाता, तो मेरी वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाती। इसीलिए आदित्य को हर हाल में खत्म करना जरूरी था। अब आगे क्या करना है? 2 दिन के बाद विचित्र चंद्रमा की अमावस्या की रात है। उस दिन तारों की दुनिया और पृथ्वी ग्रह बहुत नजदीक होते हैं। हमें इसी दिन राजकुमारी सुकन्या की इसी गुफा में बलि देनी होगी। और जैसे ही बलि दी जाएगी, इस गुफा की जमीन फट जाएगी और यहाँ से तारों की दुनिया का अदृश्य द्वार बनेगा। तब मेरे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। मुझे किसी भी कीमत पर सुकन्या को 2 दिन बाद लाना है यहाँ पर, समझ गए? भैरव ये सुनकर वहां से चला गया। इधर आदित्य, जो अब बूढ़ा हो चुका था, निराश होकर तालाब के किनारे बैठा था। अचानक आकाश में बिजली चमकी और बूढ़ा आदित्य उसमें नहा गया। अगले ही पल आदित्य ने खुद को एक महल के अंदर पाया, जहाँ सामने वही सुंदर स्त्री बैठी थी। मैं तारों की दुनिया की रानी हूँ। तुम्हें बूढ़ा करने का मेरा एक मकसद था। तारों की दुनिया पर कोई भी मानव कुछ समय से ज्यादा नहीं रह सकता। केवल वही मानव रह सकता है जिसके अंदर असीम शक्तियाँ हो। इसलिए तुम्हें पृथ्वी वापस भेजना पड़ा। अगर तुम्हें तुम्हारे शरीर सहित भेजती तो तुम मारे जाते। लेकिन मुझे खतरा किससे है? मेरे ही सैनिक मुझ पर क्यों टूट पड़े? क्योंकि किसी का आदेश है कि तुम्हें राजकुमारी सुकन्या के रास्ते से हटा दिया जाए। 2 दिन बाद सुकन्या की बलि दे दी जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? राजकुमारी सुकन्या का पिता अब भी जीवित है। लेकिन वो तो 10 वर्ष पहले ही मर चुका है। नहीं, उसने अपनी मौत का नाटक किया था। सुकन्या उसकी सगी पुत्री नहीं है। उसने अपनी पत्नी की बलि देकर सुकन्या को प्राप्त किया था। सुकन्या मेरी पुत्री है। मेरा फर्ज है कि मैं उसे उसके लोक यानी तारों की दुनिया में वापस लाऊं। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम सुकन्या से प्रेम करते हो और सुकन्या भी तुमसे प्रेम करती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें भैरव और विक्रम को मारना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो फिर मुझे मेरे असली रूप में ले आओ। नहीं, तुम्हें इसी बुरे रूप में ये कार्य करना होगा। तुम्हारे प्रेम की शक्ति ही असली परीक्षा है। यदि तुम ये परीक्षा पास कर लेते हो, तो ही सुकन्या के असली हकदार बनोगे। रानी के इतना कहते ही आदित्य की आंखों में अंधेरा छा गया और वह बेहोश
खामोश हो गया। दो दिन बीत गए। 2 दिन बाद राजकुमारी सुकन्या महल के बगीचे में बैठी थी। तभी वहां भैरव आ पहुंचा। चलो सुकन्या, मुझे पता चला है कि आदित्य कहाँ है। यहाँ बहुत खतरा है। आदित्य के दुश्मन हर जगह हैं। मुझे एक गुप्त सूचना मिली है और बगैर सवाल किए मेरे साथ चलो। चलो जल्दी करो। भैरव सुकन्या को अपनी बातों में उलझाकर गुफा की ओर ले गया। गुफा के आसपास फैले सन्नाटे को देखकर सुकन्या ठिठक गई। यहाँ तो आदित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंदर है, थोड़ा घायल है। आ जाओ, आराम से आओ। सुकन्या गुफा के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने अपने पिता विक्रम को देखा और चौंक गई। पिताजी, आप तो 10 वर्ष पहले मर गए थे। मुझे बहुत अफसोस है सुकन्या। सारे सवालों के जवाब सुनने से पहले ही तुम्हें मरना होगा। तभी भैरव ने पीछे से सुकन्या को पकड़ लिया और विक्रम ने तलवार निकाल ली। वह वार करने ही वाला था कि तभी बूढ़ा आदित्य गुफा के अंदर लड़खड़ाता हुआ आ गया। रुक जाओ, अरे उसे मत मारो। कौन है तू? सुकन्या को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें और भैरव को मार दूंगा। लगता है इस बूढ़े का दिमाग घूम गया है। हमको मारेगा तू? यही पल आदित्य ने विक्रम को धक्का दे दिया। विक्रम गिर गया। आदित्य ने गिरी हुई तलवार उठाई और सीधे भैरव की गर्दन पर वार किया। भैरव सिसकते हुए ढेर हो गया। ये तूने क्या किया? अरे तूने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मार डाला। आखिरकार तू है कौन? तभी रंग बिरंगी रोशनी में पूरा आदित्य अपने असली रूप में आ गया। तभी वहाँ रंग बिरंगी रोशनी चमकी और तारों की दुनिया की रानी प्रकट हो गई। तुमने बरसों पहले काली विद्या के सहारे मेरी पुत्री को मेरे घर से अपहरण कर लिया और अब तू उसकी बलि देकर मेरी तारों की दुनिया पर शासन करना चाहता है। तू इसमें कभी सफल नहीं हो सकता। मैंने ही आदित्य को बचाया था, क्योंकि तुझे केवल वही मार सकता था जिसके अंदर प्रेम की शक्ति हो। इसे खत्म कर दो आदित्य। आदित्य ने बिना देर किए तलवार से विक्रम का अंत कर दिया। विक्रम के खत्म होते ही अचानक आदित्य राजकुमारी सुकन्या और सुंदर स्त्री स्वयं को एक अत्यंत सुंदर स्थान पर पाया। ये कौन सा स्थान है? ये मेरी दुनिया है, तारों की दुनिया। तुम मेरी पुत्री हो। रानी ने सुकन्या को सारी घटना विस्तार से बताई। सुकन्या आश्चर्यचकित रह गई। आदित्य, तुमने प्रेम की शक्ति की परीक्षा को पास कर लिया। अब तुम इस संसार में रहने के योग्य हो। तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। अब तुम दोनों यही रह सकते हो। नहीं, भले सच है कि मैं तारों की दुनिया की राजकुमारी हूँ, आपकी पुत्री हूँ, परंतु मेरी आंखें पृथ्वी पर खुली थी। पृथ्वी बहुत सुंदर है। वहाँ विक्रम और भैरव जैसे बुरे लोग भी हैं, पर आदित्य जैसे अच्छे लोग भी हैं, जो प्रेम के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। रानी मुस्कुरा उठी। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम जब चाहो अपने पति के साथ यहाँ आ सकती हो। बस अपनी आंखें बंद करना और तारों की दुनिया का स्मरण करना। तुम तुरंत यहाँ पहुँच जाओगी। आदित्य और राजकुमारी सुकन्या पृथ्वी पर लौट आए। सुकन्या ने आदित्य को अपने राज्य का राजा घोषित कर